Very good evening to all of you. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay. So let's start a discussion on the topic. That is a competency competency of a parties. क्या हमारा टॉपिक था कि हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर हमने डिस्कशन जो किया था लास्ट, कुछ चीज़ें बची हुई थी, कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो आपने देखा कि जो कॉम्पिटेंसी है वो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उसके साथ ही माइनॉरिटी या डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी, डिस्क्वालिफिकेशन बाय द इंसैनिटी या एनी अदर स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन, ये तीन तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई जहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ है या डिस्क्वालीफाइड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मेजोरिटी अगर कोई है, अगर उसकी वजह से अगर वो डिस्क्वालीफाइड है या फिर वो ऑन क्या बोलते हैं उसको, अनसाउंड माइंड है अगर, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चली। क्वेश्चंस हमने कुछ लिखवाए थे आपको कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने एक केस डिस्कस किया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। कल आपको ये समझ आया था सारे लोगों को? क्यों? हाँ जी, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। एक क्वेश्चन था विद रूल ऑफ स्टॉपेल्स, रूल ऑफ स्टॉपेल विच इज गिवन अंडर सेक्शन 155 115 मीन्स 115, whether rule of estoppel which is given under section 115 of Indian Evidence Act is applicable against the minor। क्या कोई व्यक्ति अपनी बात को एक बार कह के और उससे यू टर्न ले सकता है और उसका एविडेंस दिया जा सकता है और उसके लिए उसको लाइबल ठहराया जा सकता है कि आपने पहले ऐसा बोला था और अब आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है? तो ये रूल जो है लॉ ऑफ स्टॉपेल, जो कि एविडेंस का रूल है अंडर सेक्शन 115, क्या ये अप्लीकेबल हो सकता है अगेंस्ट द माइनर? तो आंसर क्या आया था नेहा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास में? No, sir. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में आपने ये देखा था कि व्हेन मॉर्गेज, व्हेन प्रॉपर्टी वाज मॉर्गेज, देन अटॉर्नी, नॉट ओनली अटॉर्नी, बोथ पार्टीज नो, बोथ पार्टी नोज अबाउट द ट्रुथ। दोनों को क्या पता था? Both parties knows about the truth, then they cannot move for the law of बोथ then पार्टीज law of estoppel not applied. both parties knows both parties know about the truth। क्या ट्रुथ था? कि जो माइनर है हु इज मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी, ही इज नॉट मिसरिप्रेजेंटिंग द एज, अटॉर्नी नोज अबाउट द एज, तो उसे पता था ये। और लॉ ऑफ स्टॉपेल क्या कहता है 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में, कोई बता सकता है? व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 115? एनीवन? कोई रीड करेगा एक बार? हाँ जी, Section 115 of Indian Evidence Act, which lays down that the law of estoppel is as under, where one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true, and to act upon belief neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। अगर हम इसको एक क्लोजली इसका हम ओवरव्यू करें इस सेक्शन का, तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ स्टॉपेल है, किसी तरीके का डिक्लेरेशन देना पार्टीज का, और वो पार्टी डिक्लेरेशन खुद दे या अपने सामने अपने किसी एजेंट को परमिट करे कि आप ऐसा बोलिए, कुछ भी कोई एक्ट या ओमिशन अगर होता है वो, तो अगर वो चीज़ अगर सच नहीं है और झूठ है और आपके सामने बोली जा रही है और चुपचाप खड़े हैं और आप चुपचाप खड़े होकर सुन लेते हैं और आपका एजेंट जो है वो साइन करवा देता है, तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। लॉ ऑफ स्टॉपेल आपको बाध्य करती है कि आप अपनी बात से दोबारा यू टर्न नहीं लेंगे, ठीक है? But section 115 is not applicable, and in Mohari Bibi versus Dharmodas, Privy Council has not considered the view whether it is applicable or not because fact were known to the fact were known to the Both the parties. both the parties, इसलिए इस पर कंसीडर नहीं किया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास में, इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। बट देर इज अ वन केस लॉ दैट इज द खानकुल वर्सेस लाखा सिंह, नोट डाउन प्लीज। इन द केस ऑफ
Khangul versus Lakha Singh. In the case of Khangul Lakha Singh, the reason advanced by Sri Sadilal CJ in the case of Khangul versus Lakha Singh, the reason advanced by CJ Sadilal is, however, different according to him, the law of estoppel, which is a rule of evidence, is a general law, and this has to read subject to the special law. This has to read subject to the special law contained in the Indian Contract Act, according to which the agreement by minor is void. इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, इन्होंने वो बात नहीं कही जो कि मोहरी बीबी धर्मोदास में की गई कि ट्रुथ वाज नोन टू बोथ पार्टीज, और कोर्ट ने ज़्यादा उसको तवज्जो भी नहीं दिया वहाँ पर, क्योंकि वो बात क्वेश्चन ऑफ इशू नहीं था उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर सादीलाल जो चीफ जस्टिस हैं इन द केस ऑफ खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, ये जो सेक्शन है 115 ये एक जनरल लॉ है और इसको स्पेशल लॉ के साथ पढ़ना चाहिए। और अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि क्या है कि अकॉर्डिंग टू विच द एग्रीमेंट बाय माइनर इज वाइड, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल एंड लॉ ऑफ एस्टॉपेल इज नॉट एप्लीकेबल किसी तरीके से। इसके साथ ही अब बात आती है कि सर हाँ जी सर ये प्लीज लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। लॉ कंटेन्ड इन एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ अकॉर्डिंग टू special law contained in the Indian Contract Act according to which the agreement by minor is void. ओके सर। हाँ, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये तो स्टॉपेल की बात हो गई। तो क्या पता चला मिताली, स्टॉपेल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा माइनर के अगेंस्ट? मोहरी बीबी के मुताबिक पार्टीज को ट्रुथ नोन था इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, और सादीलाल सीजे के मुताबिक खानकुल लाखा सिंह में डिफरेंट जो ओपिनियन थी, इनका कहना था कि जब एग्रीमेंट वाइड है माइनर का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। क्यों मिताली? यस सर। मेरी बात समझ में आई? मतलब कह रहे हैं कि देखिए ये जनरल रूल है, रूल ऑफ एविडेंस, और जनरल रूल है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो स्पेशल एक्ट है अपना, और एक्ट कहता है कि एग्रीमेंट बाय माइनर इज वाइड, तो हम कैसे कह दें कि स्टॉपेल अप्लाई हो जाएगा? इज इट क्लियर? सो रूल ऑफ स्टॉपेल इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द माइनर। ये बात यहां तक रह गई। लेकिन अब क्या whether doctrine of restitution should apply or not, एक और क्वेश्चन आता है। तो रेस्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब क्या है प्रियंका? व्हाट इज द रेस्टिट्यूशन? सर रेस्टिट्यूशन मींस सर अगेन द अर्लियर पोजीशन। हाँ, इसका मतलब क्या है? पुट अ पर्सन इन अ सेम पोजीशन। क्या है? whatever he has before making contract। अगर किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो रहा है, वाइड हो रहा है, तो उस व्यक्ति को उठा करके उसी पोजीशन में रेस्टिट्यूट कर दीजिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। रेस्टिट्यूशन, नाउ आपने एक रूल सुना होगा, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रिपेमेंट बिगिंस। ये सुना है आप लोगों ने? टीपीए में आपको मिलेगा ये कि रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस। रेस्टिट्यूशन ऐसी चीज है कि देखिए ये इक्विटेबल रिलीफ है। हम आपके घर गए और आपने हमें खाने पे बुलाया था, प्रियंका, आपने कहा कि सर 7 बजे आ जाइएगा। हम आपके यहाँ इनविटेशन पे गए थे और आपने इनवाइट किया था हमें कि सर 7 बजे आ जाइएगा और खाना बन गया है सर, आ जाइए खा लीजिए करके।
हम रात में गए और रात में काफ़ी टाइम हो गया और खाना आपके यहाँ मैंने 2 ही 4 पूड़ियाँ खाई और बाकी का खाना आपका ख़राब हो गया, बहुत अच्छा बनाया था आपने। ना सुबह जब उठ के चलने लग गए तो प्रियंका ने कहा कि सर कल रात में आप जो खाना ख़राब किए हैं सर, आप खाए भी नहीं और लेट आए इतना ज़्यादा, 2 पूड़ी मात्र खाए तो सर नुकसान हो गया सर, कम से कम 500 तो दे के जाइए। क्यों प्रियंका? जी सर। So whether it is a restitution, is it restitution or repayment? It's a restitution or repayment. सर इट इज अ रेस्टिट्यूशन। It's a restitution. It's a repayment. एक तरीके का restitution stops where repayment begins. अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा निकाल लेना है, आप ये कह सकते हैं सर कि नुकसान हो गया सर, आप देखिए सर प्लीज अगर कुछ हो जाए तो, दैट्स अ रेस्टिट्यूशन। बट यू विल से दैट 10 रुपए का आलू था, 5 रुपए का प्याज था, 5 रुपए का ये और ये बिल बना और ये बिल पे करिए, प्लीज पे द अमाउंट बिकॉज लॉस इज कॉज बाई यू। सो इट इज अ रीपेमेंट ऑफ मनी। ये क्या है? ये पैसा वापस लेना है, लोन को रिपेन, एक तरीके का लोन हो गया ना फिर तो रूल कहता है कि रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस। अब बात आती है कि क्या माइनर ने अगर कुछ छिपा करके कोई भी चीज, कोई फैक्ट छिपा करके कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लिया था, तो क्या वो रेस्टिट्यूशन होना चाहिए? वेदर इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट? यस सर। यस कहने से आंसर नहीं आएगा, कुछ और बताइए इसके साथ। सर अगर वो प्रॉपर्टी ट्रेसेबल की जा सकती है तो रेस्टिट्यूशन कर सकते हैं उस केस में। हाँ, वो प्रॉपर्टी अगर ट्रेसेबल है तो उसको कर सकते हैं, ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी एकदम सही है, ठीक है। लेकिन जस्ट नोट डाउन प्लीज, अब इसको समझने के लिए आपको एक जजमेंट की थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी। जस्ट नोट डाउन, इन द केस ऑफ लेसली वर्सेस सील, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है रेस्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में। लेसली वर्सेस सील, सर लेस्ली वर्सेस सील, सील एस स्पेलिंग नोट करेंगे, SHEIL, LESLIE, लेसली लिमिटेड वर्सेस सील। Now note down the fact of this case. An infant succeeded in deceiving some. An infant सर succeeded. प्लीज थोड़ा सा स्लो। ओके 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 ओके, हाँ, केस का नाम नोट करेंगे। द वेल नोन अथॉरिटी है ये, एक ये जो इक्विटेबल रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन या रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर एक ये बहुत इकलौती अथॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई बार मेंस में भी पूछा गया, ये केस प्री में भी पूछा जाता है, लेस्ली वर्सेस सील, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि स्टॉपेल लागू नहीं होता है, बट अब रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो रेस्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है, ये कॉमन लॉ रेमेडी थी पहले, बाद में ये सारे में आ गई, ठीक है, रेस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, फिर टीपीए में आ गया। तो बात आती है कि ये इक्विटेबल जो डॉक्ट्रिन है, क्या ये एप्लीकेबल है? क्या कोई व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, गलती से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई बेनिफिट लिया, अब उसको उस बेनिफिट को वापस करे या ना करे, तो ये कैसे? और वो भी खासकर इन माइनर के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। नॉर्मल आदमी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई माइनर है और उसने अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली है और उसके बाद क्या उसको उसका हर्जाना देना चाहिए, उसको रेस्टिट्यूट करना चाहिए जो पार्टी घाटे में रही है? So now the question is, the well-known authority on this point is Leslie and Limited versus Seal. Fact is, an infant succeeded in deceiving some money lenders. An infant succeeded in deceiving some money lenders by telling them a lie, about his age, and so got them to lend him $400 on the faith of his being an adult. Now, On the faith of
on the faith of his being an adult. Okay, sir. Now, finally, the money lenders relied upon the doctrine of restitution. Finally, the money lenders relied upon the doctrine of restitution, contending that the infant should be compelled in equity to restore the money. In equity to restore the money. Infant should be compelled. Infant should be compelled in equity to restore the money. कि कहा गया कि देखिए ऐसा है कि इनसे कहा जाए, डिफेंडेंट ने क्लेम किया, कंटेंट किया कि देखिए सर, माइनर से कहा जाए कि ये इन्होंने पैसा लिया है सर, खर्च किया है, तो आप प्लीज़, इन्होंने झूठा बता करके पैसा लिया है अपनी एज को छिपा करके, और इनसे कहा जाए कि पैसा दें. ठीक है. रिजेक्टिंग द कंसिडरेशन, Lord Summer, rejecting the consideration, Lord Summer, rejecting the consideration, the Lord Summer, द नहीं लगाना है लॉर्ड के सामने. रिजेक्टिंग द कंसिडरेशन, लॉर्ड समर सेड, इन्वर्टेड कॉमा में इसको नोट करना है क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो इटैलिक खींचना क्योंकि जजमेंट का पैराग्राफ है ये. लॉर्ड समर सेड, I think that the whole current of decisions down to 1913 went to shown that when an infant obtained an advantage by falsely stating himself, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. I think that the whole current of decisions down to 1913 ... करके छोड़ेंगे थोड़ा सा, went to shown that when an infant obtained an advantage by falsely stating himself to be of full age, equity required him to restore his ill-gotten gains, कॉमा, क्या लिखा आपने, एक बार रिपीट करेंगे मिताली? I think that the whole current of the decision down to 1913 went to soon that when the infant obtained an advantage by falsely stating himself to be of full सर यहाँ से थोड़ा सा Okay. छूट गया है. To be of full age, comma, equity required him to restore his ill-gotten gains, comma, or to release the party deceived from obligations or acts in law induced by fraud, comma, but scrupulously, scrupulously, but scrupulously stopped short of enforcing against him a contractual obligation, entered into while he was an infant even by means of an fraud. एक बार प्लीज सोनाली रिपीट करेंगे, स्टेटमेंट रिपीट करेंगे प्लीज. Yes, sir.
Rejecting the consideration, Lord Summer said, I think that the whole current of decision down to 1913 went to shown that when an infant obtain an advantage by falsely stating himself to be of full age, equity required him to restore his ill-gotten gains or to release the party deceived from obligations or acts in law induced by fraud, but scrupulously stopped short of enforcing against him contractual obligations entered into while he was an infant. Even by means of fraud, even by means of fraud, डॉट 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 स्पेस छोड़ के थोड़ा सा, रीपेमेंट रेस्टिट्यूशन स्टॉप वेयर रीपेमेंट बिगिंस। अब बात आती है कि ये तो स्टेटमेंट था, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद एक पैराग्राफ और नोट करेंगे। द मनी वॉज पेड ओवर, द मनी वॉज पेड ओवर इन ऑर्डर टू बी यूज्ड, द मनी वॉज पेड ओवर in order to be used as the defendant's own and Sir, as the defendant, the money was Sir, paid। ये starts- हाँ जी, जी, एक बार जस्ट प्लीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। द मनी वॉज पेड ओवर in order to be used as the defendant's own and he has so used it, and I suppose spent it, full stop। क्या लिखा आपने, एक बार बताइएगा प्रियंका। yes, sir. The money was paid over in order to be used as the defendant's own, and he has so used it, and I suppose spent it. Full stop। There is no question of tracing it, there is no question of tracing it, comma, no possibility of restoring the very thing got by the fraud, no possibility of restoring the very thing got by fraud, nothing but compulsion through a personal judgment, to repay an equivalent sum, compulsion ओके, हम फिर से एक बार बताते हैं। द मनी वॉज पेड ओवर इन ऑर्डर टू बी यूज्ड as the defendant's own and he has so used it and I suppose spent it, full stop। There is no question of tracing it, no possibility of restoring the very thing got by the fraud, nothing but compulsion through a personal judgment to repay an equivalent sum, out of his present and future resources, डॉट 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 स्पेस दे करके। आई थिंक दिस वुड बी नथिंग बट इन्फोर्सिंग अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस वुड बी, आई थिंक दिस वुड बी नथिंग बट इन्फोर्सिंग अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, ये आपने जो पैराग्राफ लिखा है इससे हम आप समझेंगे क्या, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। इसे समझने की बात यह है कि लेस्ले वर्सेस सेल में क्या किया गया, फैक्ट क्या था मिताली? हाँ जी बताइए। मोहरी बीबी, धर्मोदास और लेस्ले वर्सेस सील में क्या डिफरेंस है फैक्ट में? सर मोरी बीबी में एज गलत नहीं बताई गई थी और इसमें मिसलीड किया था, गलत बताया था। इसमें एज को छिपाया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मोहरी बीबी धर्मोदास में रेस्टिट्यूशन के लिए कोई खास बातचीत नहीं उतनी ज़्यादा हुई थी। एसआरए में प्रोविज़न लाया गया था कि रेस्टिट्यूशन करा दिया जाए, लेकिन बोला गया कि नहीं देखिए कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड बेनिशियो है, नहीं करा सकते हम इसमें रेस्टिट्यूशन, और वहाँ पर रेस्टिट्यूशन नहीं हो सकता है जहाँ पर जो रीपेमेंट की बात आ रही हो उस जगह पर रेस्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। बात आती है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी इसकी बात की गई है, और
एक पूरा रूल है कि रेस्टिट्यूशन स्टॉप व्हेन रीपेमेंट बिगिन। अगर वो प्रॉपर्टी ढूंढने में नहीं आ रही है, ट्रेसेबल नहीं है, और कह दिया जाए कि नहीं नहीं आप पैसा दीजिए, तो ये क्या होगा, एक तरीका है, दिस विल बी जस्ट नथिंग बट इन्फोर्सिंग अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या माना जाएगा इसको प्रियंका? एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने जैसा होगा अगर रेस्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि रीपेमेंट जैसा है। रेस्टिट्यूशन कैसा है? अगर वो रीपेमेंट जैसा अगर रेस्टिट्यूशन हो रहा है, देन इट विल बी डीम्ड दैट वाइड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इन्फोर्स थ्रू द पर्सनल जजमेंट। मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था कि आपका खाना खराब हो गया, ठीक है, अब आप सुबह हम उठे, आपने कहा सर वो कल रात वाला जो खाना खराब हुआ है पैसा दीजिए, तो प्रियंका कैसा लगेगा आपको कि बेकार ही तुम्हारे यहाँ इससे अच्छा आना ही नहीं चाहिए था? क्यों? जी सर। तो ये ऐसा लगेगा ना आपको कि अरे खाना जब खिलाने का ही था तो बुलाया था तुमने, और फिर खाना खराब हो गया तो तुम पैसे वसूल रहे हो, ये क्या तरीका हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि तुमने खाना बेचने के लिए बनाया था क्या? क्यों? यस सर। तो वेयर रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स रीपेमेंट बिगिंस, वेयर रेस्टिट्यूशन स्टॉप रीपेमेंट बिगिंस, तो ये ऐसा अगर होता है तो ये रेस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए ऐसी जगहों पर। एंड इफ मनी इज नॉट ट्रेसेबल देन नो पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको क्या किया जाए, पर्सनल जजमेंट के जरिए उसको इन्फोर्स कराया जाए थ्रू द फ्यूचर रिसोर्सेस हो उसके, या फिर प्रेजेंट रिसोर्सेस है उनमें से उसका पैसे लिए जाएं। इज इट क्लियर? हाँ जी। केस का नाम क्या है? हाँ जी, लेस्ली वर्सेस सेल। लेस्ली वर्सेस सेल, लेस्ली एंड लिमिटेड वर्सेस सेल, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था ये रेस्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक केस की, हम और बात करना चाहते हैं कि अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। केस का नाम नोट कर लेंगे, अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। पेज नंबर 42 पे कोई जाएगा एक बार? शशांक, जस्ट सी द पेज नंबर 42। हाँ जी। Am I audible? Yes, sir. पेज नंबर 42, अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। प्लीज जस्ट रीड द फैक्ट। पढ़ें? हाँ जी, रीड द फैक्ट। Ajodhya Prasad versus Chandra. A sum of money was borrowed by two minors under a mortgage deed. They were more than 10 but less than 29 years of age, but fraudulently concealed the fact that a guardian. less than 18, 21 year of age, please। ये 9 नहीं है, 21 ईयर है, ठीक है। Okay, sir. हाँ जी। 21 years of age, but fraudulently concealed the fact that a guardian had been appointed for them. The question was whether the lender could get a decree for the principal money or sale of mortgage property. Okay. It means the two minors mortgage property, and they have not, they concealed the fact that a guardian was appointed for him, and guardian appoint होता है तो मिताली कितने दिनों में माइनर को मेजर माना जाएगा? When guardian is appointed at the age of 21. at the 21 years. at the age of 21 years. Okay, so they misrepresented the fact and they misleaded the lender, money lender, and in this case सुप्रीम कोर्ट सॉरी ये अयोध्या प्रसाद वर्सेस चमन लाल है, किसने कहाँ का जजमेंट है? ये सुप्रीम कोर्ट का ही शायद होगा ये, ठीक है। तो इन दिस केस कोर्ट फॉलोड द लेसले वर्सेस सील प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय लेसले वर्सेस सील एंड रिजेक्टेड द व्यू ऑफ खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह में क्या था कनिका? क्या बात की थी खानगुल वर्सेस लाखा सिंह में? क्यों?
That the rule of estoppel will not apply. रूल ऑफ स्टॉपल वॉज नॉट अप्लाई। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो रेस्टिट्यूशन के बारे में भी सादीलाल सीजे ने कुछ बोला था ना खालगुलो से लाका सिंह में, क्यों बताइए, कुछ बताया था हमने ना अभी। सादीलाल सीजे ने खानगुल वर्सेस लाखा सिंह में कुछ रेस्टिट्यूशन के लिए भी बोला था। एक्चुअली इन्होंने कहा था कि ये जो डिसीजन है खालगुल वर्सेस लाखा सिंह का कि हम बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट माइनर का है, ठीक है, तो हम उसमें कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन लेस्ले वर्सेस सील में कुछ पॉइंट्स जोड़े गए बाद में, और उसके साथ ही अयोध्या प्रसाद वर्सेस चमन लाल, सॉरी ये चंदन लाल नहीं है, इस केस का नाम क्या है, अयोध्या प्रसाद वर्सेस, जी नहीं नहीं चमन लाल है, अयोध्या प्रसाद वर्सेस चमन लाल है, ये मिसप्रिंट है वहाँ पर, ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई करेंगे। अयोध्या प्रसाद वर्सेस चमन लाल काफी सर चंदन लाल में। बुक में दिया है ऐसा क्या? यस सर। एक बार देखिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो बात आती है कि इन दिस केस चीफ जस्टिस एडेड followed the Leslie versus Seal. Note down please. The court followed the principle of Leslie versus Seal and added where the property is not traceable, and the only way of grant compensation would be by granting a money decree, प्लीज एक बार नोट करेंगे, where the property is not traceable and the only way of grant compensation would be by granting a money decree against the minor. Decreeing the claim will be almost tantamount of enforcing the minor's agreement. कहा कि देखिए जब प्रॉपर्टी ट्रेसेबल नहीं है और आप मनी डिक्री कर दे रहे हैं किसी के फेवर में, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं, एक माइनर ने 10,000 रुपए किसी से ले लिए और 10,000 रुपए वो नहीं दे पाया, उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। अब आप चाहते हैं वो 10,000 रुपए अगर उससे लेना, और आप अगर अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल के बारे में अगर बात करें, लेस्ले वर्सेस सील के रेस्टिट्यूशन को अप्लाई करें और पैसा वसूलना चाहें, तो उन्होंने कहा कि व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रेसेबल, 10,000 रुपए तो खर्च हो गए, क्यों प्रियंका? 10,000 रुपए तो खर्च हो गए। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रेसेबल एंड यू आर इशूइंग अ मनी डिक्री, यू आर गिविंग मनी डिक्री in a favor of the defendant, then this issuing of money decree, this passing of this money decree shall be tantamount to enforcing the minor's agreement. तो यहाँ पर बात निकल के ये आई कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी ट्रेसेबल अगर नहीं है तो माइनर के लिए रेस्टिट्यूशन कतई अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है? क्या नहीं किया जाएगा? हाँ जी, क्या नहीं किया जाएगा? अगर वो ट्रेसेबल नहीं है प्रॉपर्टी तो किसी तरीके का इक्विटेबल रिलीफ नहीं दी जाएगी, और एज अ मनी डिक्री तो बिल्कुल इशू नहीं किया जाएगा कि उसको पैसे कहीं से भी ला करके दो, लेकिन पैसे दो। तो ये करना क्या होगा, दिस विल बी टेंटामाउंट टू इन्फोर्स द माइनर्स एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? सर इसमें Yes, लास्ट sir. लाइन आपने जो बोली थी सर वापस बोल देंगे? क्या बोला था हमने, एक बार बताइए। Court followed Leslie versus Shield decision and added where the property is not traceable and the only way of grant compensation would be by granting a money decree against the minor, comma, decreeing the claim would be almost tantamount to enforcing the minor's pecuniary liability under the contract which is void. ठीक है, अपने मन से भी इसको कर सकते हैं कि दैट विल बी जस्ट इन्फोर्सिंग वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट। ओके, तो ये एक तरीके का वाइड एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराना होगा कोर्ट के जरिए। अगर वो मनी डिक्री क्लेम करता है, मनी डिक्री कर देता है अगर,
तो मनी डिक्री अगर माइनर के खिलाफ कर देता है तो अगर वो प्रॉपर्टी ट्रेसेबल नहीं है जो उसने ली थी तो फिर उसको घर खेत बेच के देना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ रेस्टिट्यूशन, एंड वेयर रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स रीपेमेंट बिगिंस, तो ये मान लिया जाएगा कि ये रीपेमेंट है। क्यों? जहाँ पर रेस्टिट्यूशन रुक जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर रीपेमेंट शुरू हो जाता है। और रेस्टिट्यूशन क्या है कि जो उसने खाया है वो अगर उसके पास है, बचा हुआ है जो उसके पास, उसको वापस करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ उसका घर परिवार बेच के उसको वापस कराया जाए। इज इट क्लियर? इसके साथ ही अब बात आती है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is there any exception for the minor that they can do some contracts without in the incapacity as a minor? या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि is there any exception where minor may do contract? क्या कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? there are two type of contracts, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई यहां पर। एक क्या है, देखिएगा प्लीज, जस्ट नोट डाउन। Few contracts which are enforceable in spite of minority. Few contracts which are enforceable in spite of minority. The first is contract of marriage and second is contract of apprenticeship. सर रिपीट कर देंगे? First is contract of marriage and second is contract of apprenticeship. Few contracts which are enforceable in spite of minority. So ये माइनर के लिए जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, तो आपने देखा होगा कि पहले शादियां होती थी तो अरेंज मैरिज होती थी, तो 8-8 साल के बच्चे होते थे उनकी शादी तय हो जाया करती थी। क्यों प्रियंका? यस सर। तो पता चलता था कि उनके पापा ने पहले से तय कर रखी थी, तो एक तरीके के क्या एग्रीमेंट ही तो हुआ करते थे ना। जी सर। अरेंज मैरिज हुआ करती थी कि उनकी शादी तय है पहले वहाँ उनके रिश्तेदारी में, तुम इधर बड़े हो जाओगे, वो उधर बड़े हो जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ होता था पहले, ठीक है। तो बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैरिज ऑफ अ माइनर इज ऑल्सो प्राइमा फेसाई फॉर हिज और हर बेनिफिट। शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बच्चे के किस चीज के लिए होता है? हित के लिए होता है ना। क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, आपने पहले भी सुना था मोहरी बीबी और धर्मोदास में भी, तो क्या था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर करता है अपने बेनिफिट के लिए तो वो इन्फोर्स कराया जा सकता है अगर वो उसके बेनिफिट के लिए है। तो इसीलिए तो वो जो एग्रीमेंट था जिसमें मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास में जो प्लेंटिफ था उसने एक मॉर्गेज की थी, मॉर्गेज करने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराना चाहता था। क्यों मिताली? तो अगर वो कैंसिल नहीं कराता, अगर वो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल नहीं कराता तो उसको पैसे देने पड़ते ना। फिर अगर इंस्ट्रूमेंट कैंसिल नहीं कराता वो उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता था। सो ही वांट्स टू कैंसिल दैट इंस्ट्रूमेंट। यही तो था ना फैक्ट। सुना प्रियंका? यस सर। अरे भाई, मैंने आपको कल के केस में बताया था कि जो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास में जो प्लेंटिफ है वो एक इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कराना चाहता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्या था? माइनॉरिटी में उसने बनाया था, मॉर्गेज की थी अपनी प्रॉपर्टी और वो इंस्ट्रूमेंट था, और वो खुद कराना चाहता था कैंसिल। डिफेंडेंट नहीं चाहता था कराना, प्लेंटिफ कराना चाहता था। क्यों कराना चाहता था? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जिसने साइन किया है, सारे में आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कराया जा सकता है अगर वो लगता है जिसने उसको साइन किया हुआ है उसके खिलाफ कहीं पर यूज हो सकता है, जा करके कोर्ट से कैंसिल करा ले वो, ठीक है। तो वही वो करा रहा था। तो कोई भी बेनिफिशियल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो इन्फोर्स हो सकता है जो बेनिफिशियल। यहां पर भी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैरिज ऑफ अ माइनर इज ऑल्सो प्राइमा फेसाई फॉर हिज हर बेनिफिट, और it is customary among us most of the communities in India for parents to arrange marriage। पहले से चला आ रहा था कि एक दूसरे के साथ वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे। तो ये क्या थे? ये दो तरीके के जो इन्फोर्समेंट हैं, सॉरी, दो तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या थे? ये इन माइनॉरिटी इन्फोर्स कराए जा सकते थे। लेकिन चाइल्ड रिस्ट्रेंट और मैरिज एक्ट इसके आने के बाद क्या हो गया? नाउ
माइनर्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स आर Void. वॉइड, क्योंकि अब तो एज लगा दी ना है, क्यों कनिका? Yes, sir. अब क्या हुआ? रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आई थिंक 1929 कब का है ये एक्ट? ये कि उसके बाद क्या हुआ कि अब मैरिज जो है वो 18 साल से कम की उम्र में नहीं कर सकते हैं, तो ये जो एज का बाउंडेशन लगा दिया तो अब तो एग्रीमेंट वाइड हो गया ना फिर, क्यों? तो ये पहले की हम जो बात कर रहे हैं कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज थे इवन माइनॉरिटी में वो इन्फोर्स कराए जा सकते थे। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो आपने देखा होगा अप्रेंटिस करने के लिए एज 18 साल से कम होती है, क्यों? बहुत सारी जगहों पर आप जाएंगे, कंपनी में काम करेंगे तो वहां पर लिखा रहता है ना कि 18 साल से कम लोग काम कर सकते हैं। प्रियंका, कर सकते नहीं कर सकते हैं? चलिए ठीक है। ओएनजीसी में कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहता है, पावर ग्रिड में काम करना चाहता है, तो मिताली वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है। 18 साल से अगर आप कम हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में? कितनी होती है? Above 18 मिनिमम or अब 21. मिनिमम क्या होगी? 18 से तो ऊपर ही होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो पहले सीखना पड़े आपको, तब उसके बाद आपको वहां पर ज्वाइन कराया जाए, तो जो अप्रेंटिसशिप का वर्क होता है एक तरीके का वर्क होता है जो सुपरवाइजर के अंडर में आपको रहना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति 16 साल में अगर उसने सुपरवाइजर के अंडर में कोई काम ज्वाइन किया तो अप्रेंटिसशिप उसको बोलते हैं एक तरीके की। वो क्या होती है? ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क होता है जो कि एक नोट डाउन प्लीज, इसमें एक बार देखिएगा। द इंडियन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1850 प्रोवाइड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विच आर बाइंडिंग ऑन माइनर्स। तो बात ये आती है कि जो लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं 18 साल से ऊपर के हैं उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन 18 साल से जो लोग कम हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, जो लोग काम सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, अगर वो उसके अंदर काम करेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे? हाउ दे शैल बी रेगुलेटेड, क्योंकि तो माइनर है। क्यों प्रियंका? माइनर है। कल को अगर कोई बात आ जाएगी तो उनके सैलरी की, उनके खाने की, उनके रहने की, उनके बैठने की, उनके किसी भी तरीके की, तो ये बताइए जब वो माइनर हैं तो कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं क्या? बताइए मिताली, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन between the apprentice person who is doing apprentice and the company? कोई एग्रीमेंट है उनका? हाँ जी, ये जो लॉ आया द इंडियन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1850, इसने कहा कि देखिए जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विच आर बाइंडिंग ऑन माइनर्स, वो लोग अप्रेंटिसशिप एक्ट के जरिए उनको पावर मिला हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप दैट आर ऑल्सो इन्फोर्सिएबल इवन दे आर डन बाय द माइनर्स। इज इट क्लियर कनिका? हाँ जी, यस सर। मेरी बात समझ में आपको आई नहीं आई मिताली? Yes, sir. ये चीज आपको समझ में आई कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इवन माइनॉरिटी भी इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, कैसे होने चाहिए वो? बताइए। चलिए एक एग्जांपल यहां पर दे देते हैं हम आपको। एक एग्जांपल ये है कि एक बच्चे को कुश्ती लड़ना सिखाता है एक एकेडमी। क्या करता है वो? जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी एकेडमी होती हैं, अपने बच्चों को डाल दीजिए उस एकेडमी में, तो बॉक्सिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेंड करते हैं वो लोग और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भेजते हैं। क्यों? देखा है आपने प्रियंका? यस सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि आप दे दीजिए बच्चे हमारे यहाँ और हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, बॉक्सिंग के लिए हम इसको ट्रेन करेंगे और इंडिया में नेशनल लेवल पे इसको लड़ाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे एकेडमी होते हैं जो प्रतिभा को क्या करते हैं? टैलेंट एक्विजिशन करते हैं। क्यों करते हैं? Yes, sir. एक 10 साल के बच्चे को एक टैलेंट एक्विजिशन, हाँ अखाड़ा भी कह सकते हैं, वो तो थोड़ा अलग चीज़ है, टैलेंट एक्विजिशन बोलिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये क्या है कि एक कंपनी ने टैलेंट एक्विजिशन के साथ एक बच्चे को लिया और करीब
दो चार साल खिलाया पिलाया मजबूत बनाया और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे ले जा करके उसको लड़ाने की कोशिश की और पता चलता है कि वो जब फाइनल मुकाबला हुआ तो गया ही नहीं। तो इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन एंड द दैट ग्रुप? कोई कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज इनफोर्सिएबल, उसको जाना पड़ेगा? Yes, sir. जाना पड़ेगा। Yes, sir. Like जो नेशनल एकेडमीज में होते हैं उनको तो बट जाना पड़ता है। माइनर्स एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल। सर लाइक जैसे ये नेशनल बैडमिंटन एकेडमी है, मतलब मेरा एक कजिन है, वो माइनर ही था तब से है, लाइक डिस्ट्रिक्ट में खेला है और उसके बाद तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है कि इट्स लाइक उसे खेलना ही पड़ेगा। तो खेलना ही पड़ेगा, तो हाउ इट इज इन्फोर्सेबल, कैसे इन्फोर्सेबल है ये कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि वो तो माइनर होगा ना उस समय, कैसे? सर उस टाइम पे बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन। किसके लिए होता है वो? किसके लिए होता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर्स। हाँ जी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नुकसान पहुंचाने के लिए अगर है तो नहीं इन्फोर्सेबल है, बट अगर वो बेनिफिट के लिए है तो वो उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है और वो जाएंगे और उनको भेजा जा सकता है। ठीक है। ऐसे ही एक केस का नाम है जिसका नाम मैं आपको बताता हूं, जिसका नाम है राज रानी वर्सेस प्रेम आदि। राज रानी वर्सेस प्रेम आदि। इसमें एक बच्चा काम करता है फिल्म्स में काम करने के लिए। लेडी एक बच्ची है जिसको ट्रेन करते हैं फिल्म में काम करने के लिए। पिताजी उनके बिहाफ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद वो मना कर देती है काम करने से। तो वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल? बताइए। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ minor would be liable in case of contract of service where the contract was for his benefit. It is clear under section 11, the minor's contract being void, the minor would not be held liable. तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई लॉ है और बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट है और उसके लिए उसको कहा जा रहा है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इन्फोर्सिएबल हो जाएगी। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट के लिए नहीं है तो वो सेक्शन 11 में हिट करेगा और क्या होगा? दैट इज नॉट, माइनर इज नॉट लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज द वॉइड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ केसेस थे जो कि आपको जानना था, बहुत ज़्यादा इसमें हो तो ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंसी जिसमें कि हमने बातचीत की। और जो दूसरा हमने बात की थी डिस्क्वालिफिकेशन बाय अनसाउंड माइंडनेस। कैसी थी डिस्क्वालिफिकेशन? बाय द अनसाउंड माइंडनेस। सो द वर्ड साउंड माइंड कहाँ पर डिफाइन किया गया? अंडर सेक्शन 12. When person is said to be sound mind, when he is capable of, हाँ जी, Making Understanding the nature of contract, Yes. and capable of forming the rational judgment and understanding the effect of that judgment. ओके। ये तीन चीजें जरूरी हैं। दीपशिखा, क्या नाम है तुम्हारा? दीपांशी। किसी को साउंड माइंड कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ये तीन चीज़ों का होना जरूरी है। ही द पर्सन मस्ट बी या पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, parties must be capable of forming the rational judgment, and third is parties must be capable of knowing the effect of the consequences. Now the last disqualification, that was disqualification, that is a special disqualification by any law. महिला पुरुष शादीशुदा या मैरिड या अनमैरिड, दिस विल नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर कोई एक मेल है और या सॉरी कोई मैरिड है या कोई अनमैरिड है, तो पता चला कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब आप अनमैरिड थे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो मैरिड हो गए, तो दिस विल नॉट इफेक्ट और अल्टर द पोजीशन इन एनी मैनर बाय द स्टेटस। ओके, ठीक है, किसी तरीके की कोई स्टेटस चेंज नहीं होगी। और स्पेशल जो क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं ये, तो अगर कोई एनी इंटरवेंशन ऑफ लॉ अगर होता है, किसी को मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकते हैं, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ डिसक्वालिफिकेशन बाय स्पेशल लॉ। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज अ कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हु विल बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता चला कि क्या होना चाहिए कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट इज should not be infant, second should not be unsound mind, third should not be herein disqualified by any law. Is it clear? हाँ जी, so आज के लिए तो इतना ही है, और बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको शायद हमें लगता है कि कल हम डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर मिताली? हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? नहीं बोल पा रही हैं क्या मिताली आप? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। कोई डाउट है? सर डाउट नहीं है, बट मैंने लास्ट 2 क्लासेस करी नहीं है तो मेरे को उसका अभी कंप्लीट करना है, तो हाँ जी, थोड़ा। बाकी किसी को अगर कोई क्वेश्चन है कोई पूछ सकता है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अभी जानना है या कुछ ऐसा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा शायद आई थिंक कंसिडरेशन होगा, लॉफुल कंसिडरेशन। क्यों? हाँ, कंसेंट एंड फ्री कंसेंट शायद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द कंसेंट एंड द फ्री कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कब माना जाएगा कि ये कंसेंट है, कब ये फ्री कंसेंट है, और व्हाट इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, ठीक है। तो कब कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होगी और कब फ्री कंसेंट जो है वो क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, विसिएट हो सकती है। सो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स by there are certain ways by which consent may be vitiated। वो undue influence हो सकता है, misrepresentation हो सकता है, वो misrepresentation, undue influence, और क्या क्या है, और भी कोई 2-3-4 चीज़ें हैं जिनके जरिए, हाँ जी, क्वेश्चन और फ्रॉड, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो देखते हैं कि कब फ्री कंसेंट होगी, फ्रॉड कब माना जाएगा, क्वेश्चन कब माना जाएगा, undue इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा, व्हाट इज द फ्री कंसेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक चीज़ और है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो पहले कौन से सुनना चाहेंगे आप लोग, बताइए। सर अच्छी खबर सुना दें। अच्छा, अच्छी खबर यह है कि आने वाले 4 अप्रैल 2022 से मैं शायद ज्वाइन करूँगा। तो डेट ज्वाइनिंग की कहाँ आ पे गई। सर? ये क्वेश्चन अच्छा है, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। नागपुर ज्वाइन करना है, तो RGI नागपुर। तो ये एक अच्छी खबर है, और बुरी खबर ये है कि अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करिए आप लोग, और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट होता चला जाए सारी चीज़ें। कोशिश करेंगे, टाइम निकालेंगे हम, ऐसा नहीं है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्टर्ब रहेगा तो 15 दिन 20 दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मतलब छोड़ना ना पड़े अभी। क्यों? ठीक है। सर आप हाँ सर आप Yes, sir. फैकल्टी नहीं आएंगे आप? हाँ, नहीं नहीं, फैकल्टी तो मैंने छोड़ दिया था मिताली फैकल्टी तो मैंने काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था, और हो गया वो तो 15-20 दिन, अब तो दोबारा से ज्वाइनिंग हो गई वहाँ पे फैकल्टी में। तो ये मिक्स फीलिंग है। कोशिश करिए कि अब आप लोग टाइमली रहिए, और कभी भी क्लास हो सकती है आपकी। देखते हैं, कोशिश रहेगी कि आपको पढ़ाना मुझे तो अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। क्यों? तो लगता है सर। हाँ, तो ये है कि काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं तुम लोग, पढ़ना तो सीख गए हैं आप लोग कम से कम। क्यों?
मिताली? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ना सीख गए आप लोग। जो आदत होती है ना, जैसे कि एक कि किस तरीके से पढ़ना है, कितना सटीक पढ़ना है, क्यों, तो ये आपको पता चला है वर्णिका। आंसर्स कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कितना हमें Yes, sir. डेप्थ में देना है टाइम, तो ये चीज़ें हैं। बाकी क्लासेस चलती रहेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 1 महीने है, 1 महीने में भी कम से कम 2 सब्जेक्ट खत्म हो सकते हैं अगर सही से अच्छे से चलाया जाए तो, ठीक है। बाकी टाइम मिलेगा, ठीक है। कोई डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कोई ना कोई सबको सहारा दे देता है जीवन में, तो जो लोग वैसे ऐसा तो लग नहीं रहा है मैं जाऊंगा छोड़ के अभी, क्योंकि मैं तुम लोगों से पहले कहता था कि मेरे पास बहुत कम समय है, क्यों मिताली? कई बार सर आप मैंने, नागपुर आएंगे? हाँ नागपुर, तो नेहा से मुलाकात हो जाएगी नागपुर में, मुझे लग रहा है, क्यों? वैसे मैंने अपने हाँ, मुंबई नागपुर कौन सा है? अपने चाय पीने के लिए मैंने 4-5 या 10 लोग जो मुंबई में बनाए हैं, वो शायद अब मुझे लगता है कि मिलने का मौका है, क्यों? चाय नहीं सर, भोजन करेंगे जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा है, कम से कम कुछ जानने वाले लोग मुंबई में हुए। तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा रिलाई करो और अच्छे से कंटेंट पे फोकस करो, बैरेक पे फोकस करो, और हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? इज इट जी सर। ओके? हाँ, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट एट 6 AM। सर हाँ जी, यस देवेंद्र। सर मिनिमम 1 क्लास तो चलेगी सर? एक्चुअली ट्रेनिंग के समय में देखेंगे कि क्या है, कैसा है वहाँ, एकोमोडेशन कैसा, ये भी तो है। सर 1 सर घंटे रात ही में थोड़ा देखिएगा, कम पर 1 पड़िएगा घंटे ही सर चला प्लीज। हाँ लीजिएगा। नहीं, क्लास तो कोशिश करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। सर रात में पूरा फ्री रहेंगे, आप चला लीजिएगा। हाँ देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत Thank you, नहीं, हाँ पूरी कोशिश रहेगी। और अभी तो टाइम है, अभी 1 महीने है, तब तक तो 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स मीट एट क्या टाइम है आज अभी? हाँ 9 o'clock। 9 बजे का ना? ओके 9 o'clock, ओके, लेट्स मीट एट 9 सर o'clock। अखिलेश को कुछ पूछना है सर, सुन हाँ लीजिए। हाँ अखिलेश प्लीज बताइए। हाँ अखिलेश। सर मेरा था सर, अखिलेश का नहीं है। अच्छा, अखिलेश की कोई, अखिलेश प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, हमें लग रहा है कि अखिलेश अपनी बात करें। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट एट 9 PM, ओके ओके। थैंक यू सो मच। ओके, Okay, sir. वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।